वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर का थोड़ा एक्सप्लेनेशन। देखिए बच्चा, जो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यहाँ पे दो चीज़ें चलती है। एक आपकी हो गई स्टोरी लाइन और दूसरी आपकी हो जाएगी आइडियोलॉजीज़, मतलब अलग अलग आइडियोलॉजीज़ जो होती हैं, जो कि उस टाइम की जो जनरेशन थी, जो उस टाइम के लोग थे, उसको इन्फ्लुएंस कर रही थी वो। तो ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है एक पेंटिंग के साथ। ये वो पेंटिंग है जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशन, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो इन 1848। ये पेंटिंग का नाम इम्पॉर्टेंट है, राइटर का नाम फ्रेडरिक सोरियो, और ये ईयर भी इम्पॉर्टेंट है जिस ईयर में उन्होंने ये पेंटिंग जो है वो प्रिपेयर की थी। अब इन फ्रेडरिक सोरियो जो है वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उनकी ड्रीम थी कि जो वर्ल्ड है वो डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक हो। इस ड्रीम को विजुअलाइज करके उन्होंने 4 प्रिंट प्रिपेयर किए थे, जिनमें से ये एक प्रिंट है। ठीक है, अब ये जो पहला प्रिंट है, द फर्स्ट प्रिंट, ये फर्स्ट प्रिंट है आपका, ये फिगर 1। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे उन्होंने ये बोला है, यहाँ पे जो पीपल है यूरोप एंड अमेरिका, the first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it। मतलब कि यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं वो ऐसे देखो मार्च करते हुए आ रहे हैं और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज यानी कि मतलब सर झुका रहे हैं उनके आगे, होमेज और रिस्पेक्ट पे करते हुए आगे जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं वैसे उनको लिबर्टी मिल रही है। ठीक है, एज यू वुड रिकॉल, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के साथ जो है पर्सोनिफाई किया जाता था, जिसके हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन है अपने उनके हाथों पे। ठीक है, नहीं, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, वेमेन नहीं है। ठीक है, उसके बाद इस पिक्चर में जो है फोरग्राउंड ऑफ द इमेज, मतलब इमेज के नीचे जो है लाई कर रहे हैं शार्टर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि ये राजा महाराजा के मुकुट वगैरह, उनकी तलवारें, ये सब कुछ नीचे पड़ी हुई है जो दिखा रही हैं कि इनका राजपाट अब जा चुका है। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब कि कोई मोनार्कियल फॉर्म जो है गवर्नमेंट का वो अब हट चुका है, मतलब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सारी चीज़ें। इन फ्रेडरिक सोरियोज यूटोपियन विजन का मतलब होता है एक आइडिया दैट इज़ अनलाइकली टू एग्जिस्ट, कि ये आइडिया अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, कि एक तरह का विजन है। द पीपल ऑफ ऑल नेशंस आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। तो हर एक इंसान, मतलब हर एक कंट्री जो है उनके अपने फ्लैग्स हैं और वो उनके अलग अलग नेशनल कॉस्ट्यूम्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्ज़रलैंड आर नेशन स्टेट्स, मतलब कि ये जो है यहाँ पे मोनार्की पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। फ्रेंच का ट्राई कलर फ्लैग था। जर्मनी उस टाइम पे बना नहीं था, पर ये एक माइंड था लोगों के मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं हम कि फीलिंग थी कि जर्मनी एक टाइम पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा और ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर का उसका फ्लैग होगा। सोरियो ने ये इमेज क्रिएट तब करी थी जब जर्मनी जो है यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं करता था। उसके बाद यहाँ पे फॉलोइंग जर्मनी, पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लंबादी, पोलैंड, इंग्लैंड, ये सारी कंट्रीज़ जो है वो धीरे धीरे करके पीछे थी और वो आगे आगे बढ़ रही थी, मतलब कि वो इंडिपेंडेंस के लिए आगे आ रही थी। फ्रॉम द हेवन above, Christ, saints and angels gaze upon the scene. They have been used by artists to symbolize fraternity among the nations of the world। मतलब कि यहाँ पे ये जो ऊपर यहाँ पे सारे क्राइस्ट वगैरह है, ये लोग एक तरह से अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं कि आगे बढ़ते रहो, यू आर इन अ ग्रेट जर्नी। उसके बाद इस चैप्टर में हम देखेंगे, हमने ये इमेज से स्टार्ट किया है कि कैसे नेशन स्टेट का यहाँ पे द एंड ऑफ दीज चेंजेस वर इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। जब ये चेंजेस ख़त्म होंगे तो नेशन स्टेट बनेंगे इन प्लेस ऑफ मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। जहाँ पे बहुत सारे डायनेस्टिक एम्पायर्स होते थे वहाँ पे अब नेशन स्टेट एग्जिस्ट करेंगी। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। और मॉडर्न स्टेट भी एक तरह से आपकी रहेगी, क्योंकि
अब लोग जो है वो सोविजिनिटी, फेटर्निटी, ये सारे आइडियाज़ को आइडियलाइज करते हैं, ठीक है। दिस चैप्टर विल लुक एट वर्स नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन यूरोप। नेशनलिज्म का मतलब होता है लव फॉर योर कंट्री। फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें तो इंडिया के लोगों को अपने देश से प्यार है, वो चीज़ के बारे में हम देखते हैं उस चैप्टर में। ऐसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में कैसे नेशनलिज्म का राइज हुआ, कैसे यूरोप की जो कंट्रीज़ थी वहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर इमर्ज हुई। और यहाँ पे हम पहला टॉपिक होता है हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ये बात आप हमेशा याद रखो कि कहीं पे भी कुछ भी होता है यूरोप में या पूरे वर्ल्ड में, स्टार्टिंग जो है पूरी फ्रेंच से ही होती है, फ्रांस से ही हर चीज़ की स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर फ्रांस में रेवोल्यूशन आएगा तभी जाके रेवोल्यूशन आगे कहीं पे आता है। अब क्या हुआ, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था और आइडिया था नेशन का वो इमर्ज होने लगा था। और उस टाइम पे जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आ चुके थे। और जो सोविजिनिटी का ट्रांसफ़र था वो मोनार्की से सिटीजन्स के पास आ जाता है। अब यहाँ पे लोगों के पास एक चीज़ थी, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज मतलब जो फ्रेंच में क्रांति लाना चाहते थे, उन्होंने बहुत सारे मेजर्स और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया था ताकि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आ जाए फ्रेंच पीपल के अमंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आप ये आपकी कंट्री है, आप इस कंट्री के अंदर रह तो रहे हो, लेकिन आपका इस देश से कोई लगाव है या नहीं है, और आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उस देश में, चाहे आप उन्हें जानो या ना जानो, पर क्योंकि आप एक कंट्री के हो तो आपको क्या अपनापन महसूस होता है, नहीं होता है। ये सारी चीज़ें उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी जब मोनार्की थी, क्योंकि देश का क्या है, देश तो मतलब एम्पायर्स बन रही है, वॉर्स हो रही है, कभी कोई टेरिटरी किसी के कंट्रोल में है, कभी किसी एम्पायर के कंट्रोल में है। तो इसी वजह से जो फ्रेंच के लोग थे वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो फ्रेंच के जो रेवोल्यूशनरीज थे, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, उन लोगों ने कुछ आइडियाज़ जो है क्रिएट किए ताकि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लोगों को फील हो। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो 3 मार्कर 5 मार्कर में पूछा जाता है। अब क्या हुआ था, जो आइडियाज़ थे ला पैत्रे द फादरलैंड एंड लो सिटॉय द सिटीजन्स एम्फसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो फादरलैंड की ये हमारी ज़मीन है एंड द सिटीज़न कि हम इसी कंट्री के सिटीजन्स हैं, इनकी वजह से ये जो आइडियाज़ थे एक यूनाइटेड कम्युनिटी बन जाती है कि हम जो है इक्वल है, हम सारे हमारी सेम फादरलैंड है, हम सब इस कंट्री के सिटीजन्स हैं और हम इक्वल राइट्स एंजॉय करेंगे इस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये पहला पॉइंट था। दूसरा क्या था, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। जो फ्रांस का पहले फ्लैग था वो अब हट चुका होता है, दूसरा फ्लैग आ जाता है ताकि जो पहले का रॉयल स्टैंडर्ड था, जो मोनार्की का था, वो बदल के लोग एक दूसरे से बिलोंगिंगनेस फील कर पाए, तो वो लोग फ्लैग भी चेंज कर देते हैं। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड नेम द नेशनल असेंबली। अब क्या था कि जो एक्टिव सिटीजन्स थे उन्होंने इलेक्ट करके स्टेट जनरल के इलेक्शंस किए और उसको स्टेट जनरल को नाम बदल के नेशनल असेंबली बना दी। उसके बाद न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियाज कोमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। पहले क्या था, एम्परर के नेम में सब कुछ होता था, अब क्या है, नेशन के नेम में सब कुछ हो रहा है। हिम्स कंपोज हुए, नए नए गाने बने देश के नाम पे, ओथ्स ली गई, देश के नाम पे ली गई। मार्टियाज कोमेमोरेटेड मतलब जो भी सोल्जर्स वगैरह है वो अगर कहीं पे वॉर पे जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ रहती थी कि हम फ्रांस के लिए लड़ रहे हैं, वी आर नॉट फाइटिंग फॉर द मोनार्क। A centralized administrative system was put in place and formulated uniform laws for all citizens within its territory। मतलब ये एक टेरिटरी है। अब देखो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये बाहर कंट्री में मीटर यूनिट चल रही है और आपके यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट चल रही है। अब आपके टेरिटरी के अंदर और स्टेट्स वगैरह है, तो इधर कहीं पे मीटर चल रही है, इधर कहीं पे किलोमीटर चल रही है, तो अलग अलग यूनिट्स जो है आपकी चल रही है। उस वजह से क्या है कि ओवरऑल कंट्री में क्या चीज़ हो रही है, कपड़े की, क्लोथ की लेंथ के रिलेटेड हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो एक प्रॉपर यूनिट नहीं है कि जिसमें सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर्क हो। तो वो चीज़ जो है वो हट चुकी होती है। अब जो है फॉर्मुलेटेड मतलब एक ही उन्होंने यूनिट को फॉलो किया है कि यही हमारी यूनिट है, लेट्स से सेंटीमीटर, और इसी में पूरी कंट्री के अंदर क्लोथ का या किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लिया जाएगा। ये एक एग्जांपल है
इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू द रियलिटी। अब देखो, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर अबॉलिश्ड, मतलब कि जो कस्टम ड्यूटीज़ लगाए जाते थे, जो टैक्स थे, वो ड्यूटीज़ अबॉलिश कर दी गई। ड्यूज़ मतलब कि अगर आपने कोई टैक्स पे नहीं किया हुआ है तो आपका वो टैक्स अब ख़त्म हो चुका है, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वर अडॉप्टेड, वही बात है कि पूरी कंट्री में एक ही टाइप का वेट और मेजर की यूनिट्स जो है वो होगी। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब जो छोटी मोटी लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर अलग अलग लैंग्वेज होगी, जैसे तमिल हो गया, ये सब कुछ हो गया। अब इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे तो लार्ज स्केल में बोला जाता है, बट फ्रेंच तो बहुत छोटी कंट्री है, तो वहाँ पे जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज किया गया। और फ्रेंच जो है, जो बोलते थे लोग ज़्यादातर, और पेरिस में लिखा करते थे, वो जो है कॉमन लैंग्वेज बन जाता है नेशन का। उसके बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया था कि ये मिशन है और शायद डेस्टिनी है फ्रांस की, कि वो जो है, जो लोग हैं यूरोप के, उनको लिबरेट करे डेस्पोटिज्म से। डेस्पोटिज्म का मतलब हेल्प करे कंट्रीज़ को टू बिकम नेशंस बनने में, वो मोनार्क के कंट्रोल में ना रहें। अब व्हेन द न्यूज़ ऑफ फ्रांस रीच इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, मतलब अलग अलग सिटीज़, अलग अलग जगहों पे फ्रांस के अंदर जो हुआ वो फैलने लगा यूरोप में, तो स्टूडेंट और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने जैकोबियन क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, उनके जो कैंपेन्स थे, उन्होंने प्रिपेयर किया कि जो फ्रेंच आर्मीज़ थी वो होलैंड गई, बेल्जियम गई, स्विट्ज़रलैंड गई, इटली में गई क्या करने के लिए, तो रेवोल्यूशन का आइडिया, नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो लोगों के अंदर डालने के लिए। वो ये कहा करते थे कि अगर फ्रांस में ऐसा हो सकता है कि हम लोग रेवोल्यूशन ला सकते हैं, तो आप भी रेवोल्यूशन लेकर आ सकते हो और आप भी लिबर्टी गेन कर सकते हो। विद द आउटब्रेक्स ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। और ये जो नेशनलिज्म का आइडिया था अपनी कंट्री से लगाव होने का, ये फ्रेंच आर्मीज जो है वो आगे आगे लेके जाने लग गई। विद इन द, अब देखो यहाँ पे ये सब कुछ तो हुआ, साथ ही साथ अब क्या होता है कि हम स्टोरी में एक चीज़ देखते हैं। स्टोरी में अभी हमारी स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई थी, अब स्टार्ट हुई है। स्टोरी बस यही थी कि जो फ्रांस है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रांस में जो है सोवरेनिटी जो है वो मोनार्की से बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स के पास आ जाती है। और उसके बाद स्टोरी अब क्या है कि अब नेपोलियन बोनापार्टे जो है वो फ्रेंच के अंदर आ जाते हैं और वो वहाँ पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करके वहाँ के हेड बन जाते हैं। और यहाँ पे हमने आइडियोलॉजी में क्या देखा, तो आइडियोलॉजीज़ में हमने ये देखा कि कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस के आइडियाज़, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के आइडियाज़ जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ ने प्रमोट की। ठीक है, अब बच्चे देखिए नेपोलियन आ गया, अब वो अच्छा बन के अच्छी चीज़ें भी करेगा बहुत सारी, लेकिन फ्रांस को पूरा कंट्रोल में कर लेगा। अब क्या, विद इन द स्वाथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। जैसे नेपोलियन आया उसने अपनी टेरिटरी बनाना शुरू कर दिया, मतलब कि फ्रांस है, फ्रांस के आसपास जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ अटैक करना शुरू कर दिया, वहाँ पे वॉर करनी स्टार्ट कर दी, और उससे कोशिश करी कि वो सारा जितना हो सके अपने टेरिटरी के अंदर अपना कंट्रोल बढ़ा सके थ्रू और रिटर्न टू मोनार्की। अब क्या हुआ, मोनार्की जो है वो रिटर्न में आ गई। नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient। इसका मतलब क्या है कि कोई डाउट नहीं है कि नेपोलियन ने जो है डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दी फ्रांस के अंदर, लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में मतलब हिसाब किताब जैसी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे इतना चेंज वो लेकर आया जिससे सारा सिस्टम थोड़ा रैशनल और एफिशिएंट हो गया। अब एक बात बताइए, आप थोड़ा लार्जर लेवल पे देखिए कि इंडिया की पूरी करेंसी है रुपीज़, ठीक है, इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, तो आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, आप तमिलनाडु चले जाओ, तो रुपीज़ में ही आपका सब कुछ होता है। अब अगर ऐसा हो कि हम जैसे दिल्ली से कोई इंसान जा रहा है जम्मू कश्मीर, अब आप दिल्ली से जम्मू कश्मीर जा रहे हो, दिल्ली में आपकी करेंसी लेट से रुपीज़ है, जम्मू कश्मीर जाके आपकी करेंसी कुछ और हो जाएगी, तो आपको वहाँ पे अपनी करेंसी चेंज करानी पड़ेगी, सब कुछ करवाना पड़ेगा, और आपका फिर उसमें अमाउंट की भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
तो उस वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती रहती है कि आप कहीं पर भी जाओ आपको फिर करेंसी चेंज करवानी पड़ेगी। तो इस वजह से क्या होता था, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ऐसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड थी, वहाँ पे नेपोलियन ने कुछ चेंजेस करे। अब जो चेंजेस करे उसको नेपोलियनिक कोड कहा जाता है और सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, नेपोलियन डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बोथ। उसने क्या किया था कि बोथ के बेसिस पे जो भी प्रिविलेजेस मिला करते थे चर्च के लोगों को, क्लर्गीज को, वो सब जो है उसने बैन कर दिया कि आपको, आपका मतलब एक जन्म एक अच्छे परिवार में हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो सारे प्रिविलेजेस बिना कुछ करे मिल जाएंगे। फिर इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, लोगों को यही तो चाहिए था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इस्टेब्लिश्ड हो जाए। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, पहले क्या था, लोगों के पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, लेकिन अब उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी भी है ना। अब ये जो नेपोलियनिक कोड था, ये नेपोलियनिक कोड जो है, दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, जहाँ जहाँ फ्रांस का कंट्रोल था वहाँ वहाँ इस कोड को पहुँचाया गया। इन डच रिपब्लिक, डच में पहुँचाया गया। डच रिपब्लिक जो है स्विट्जरलैंड में, इन इटली, जर्मनी, ठीक है, यहाँ सब, यहाँ इन जगहों पे जो है नेपोलियनिक कोड को एक्सपोर्ट किया गया, पहुँचाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, नेपोलियन ने और क्या कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। सर्फडम का मतलब ये होता है कि इंसान को जो है पीजेंट से आप काम करवा रहे हो फालतू में, अगर उनके कोई ड्यूज रह जाते हैं, उन सारी चीज़ों से वो सब अबॉलिश कर दिया। फ्रीडम, और जो पीजेंट्स थे उनको इन सारी चीज़ों से रिलीज़ कर दिया। इन टाउन्स, टू टाउन्स में भी क्या किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव, एक तरह का क्या था, टैक्सेस जो है वो रिमूव कर दिए गए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके, कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके, तो उन सिस्टम्स को इम्प्रूव कर दिया गया। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन enjoyed a न्यू फाउंड फ्रीडम, लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी थी क्योंकि उनके तो हित में ही सब कुछ हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है, नो डाउट, चाहे देखो मोनार्की हुई, ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है, और मोनार्की एक तरह से हम कह सकते हैं इस्टेब्लिश्ड हो गई, राइट। लेकिन अगर मैं जनरली देखूं तो लोग क्या चाहते थे, लोग यही सारी चीज़ें तो चाहते थे जो उनको मोनार्की में नहीं मिल पा रही थी, ये सारी चीज़ें नेपोलियन ने फुलफिल करी है। तो चाहे वो मोनार्की में रह रहे हो, चाहे नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीज़ें लोगों के लिए तो फ़ायदेमंद है, तो लोग तो खुश थे भाई, उन्हें नेपोलियन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जो है बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर, उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर और जो कॉमन नेशनल करेंसी है वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज गुड्स फ्रॉम कैपिटल टू वन अनदर। इससे इन लोगों को भी समझ में आया कि ये काम नेपोलियन ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है, क्योंकि इससे उनको भी फ़ायदा होने लगा था। अब क्या हुआ, हाउ एवर द एरियाज कॉन्कर्ड, द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन वॉज मिक्स। यहाँ से आपका देखो जो मेन आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वो एक आता है ऊपर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वाले टॉपिक से, दूसरा आता है इधर सिविल कोड से। सिविल कोड के बाद जहाँ से 3 मार्क की आने की पॉसिबिलिटी रहती है वो ये होता है कि क्या रिएक्शन थे लोगों के, लोगों का रिएक्शन कैसा था नेपोलियन के सिविल कोड ऑफ 1804 को लेकर या इन सारे चेंजेस को लेकर। अब क्या हुआ था कि जो रिएक्शन था ना लोकल पॉपुलेशन का टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड, वो मिक्स था। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी प्लेसेस में, जैसे कि होलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, और कुछ सिटीज़ हो गई ब्रसेल्स, मेन्स, मिलान एंड वॉर्सो, द फ्रेंच आर्मी वर वेलकम्ड एज द हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया जाने लगा कि ये तो भाई हमें लिबर्टी दिलवाने के लिए आए हैं। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, लेकिन लोगों का जो एंथुसियाज्म था ना कि वाओ कितना अच्छा हो रहा है सब कुछ, वो हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गया। हॉस्टिलिटी मतलब उनको लगने लगा कि वो थोड़ा और ज़्यादा बंध गए हैं। एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम उन्हें नहीं मिल रही है। और जैसे कि पॉलिटिकल फ्रीडम की वो जो चाहे वो कर सके, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राजा के कंट्रोल में है। तो उन्हें समझ में आ गया कि ये हैंड इन हैंड नहीं चल सकता। उसके बाद नेपोलियन ने नो डाउट बहुत अच्छे काम किए, पर उसने और क्या किया, इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स बढ़ा दिया। सेंसरशिप, सेंसरशिप का मतलब कि तुम जो है राजा के खिलाफ कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते, कुछ भी बोल नहीं सकते, तो वो होता है सेंसरशिप।
तो ये तो गलत ही है ना। अगर राजा की कोई बात गलत लग रही है तुम्हें, तुम उस बात को भी कुछ नहीं बोल पा रहे हो, सो दैट इज़ रॉन्ग। फिर फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। नेपोलियन क्या चाहता है, पूरे यूरोप पे उसका कब्जा हो जाए, इसके लिए उसने क्या किया, आर्मी में लोगों को भर्ती करने लग गया, चाहे उनकी मर्जी हो चाहे ना हो, उनको ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी के अंदर जाना पड़ रहा था। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस। तो जो भी उसने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करे थे ना, उससे जो एडवांटेजेस लोगों को दिख रहे थे, वो सब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद सब फालतू हो गए। लोगों को लगा कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो उसने बस अपने फ़ायदे के लिए किया था, लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं किया था। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब क्या हुआ कि नेशनलिज्म तो मतलब यूरोप के अंदर अब नेशनलिज्म की फीलिंग जब आ गई, तो लोगों के अंदर क्या चीज़ें होने लगी। अब ये सब होने से पहले हमें यूरोप का थोड़ा सिनारियो समझना पड़ेगा, फिर वहाँ पे किस तरीके के लोग रहते थे ये समझना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे लिबरल नेशनलिज्म का एक्चुअली में मतलब क्या था। जब हम ये सारी चीज़ें समझते हैं, तब हमें समझ में आता है कि नेपोलियन को वाटरलू में वॉर में हरा दिया जाता है, और फिर से कंजर्वेटिज्म आ जाता है, फिर से हर जगह कंजर्वेटिव लोगों की बातें होने लग जाती है, और कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं आगे, वो सब कुछ हम अब आगे देखेंगे।